हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। सभी 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार रहें। हमारी वेबसाइट पर आप किसी भी गति पर डिक्टेशन सुन सकते हैं और इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में सुनने के पश्चात अपनी त्रुटियों के आधार पर मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 2 प्रतिलेखन संख्या 31 और 32। सभी तैयार रहें। रेडी? सभापति महोदय, हिंदुस्तान स्टील और अन्य सार्वजनिक उद्यमों के बारे में सुनकर दुख हुआ। उन्हें कितनी बदनामी और आलोचना सुननी सहनी पड़ती है। हम जानते हैं कि हमारे देश में केवल वे ही आलोचना के शिकार नहीं होते, बल्कि मैं समझती हूँ कि मुझे भी उसी प्रकार से आलोचना का लक्ष्य बनाया जाता है और इसी तरह प्रतिबद्धता शब्द को भी वह एक ऐसा शब्द बन गया है जिसे बहुत से भयावह अर्थ और अभिप्राय दिए गए हैं, लेकिन वह एक बहुत सीधा साधा शब्द है और जब हमने उसका इस्तेमाल जनता के संदर्भ में किया है, केवल आम जनता के लिए ही नहीं बल्कि उन लोगों के भी संदर्भ में जो प्रशासन में है, तो हमारा कभी भी यह आशय नहीं रहा कि हम किसी भी तरह का वैचारिक नियंत्रण चाहते हैं या चाहते हैं कि किसी मार्ग पर आंखें बंद करके चला जाए। अगर हम वैसी प्रणाली लाना चाहते तो हमने अपने लिए संसदीय लोकतंत्र को न चुना होता। हमने स्वतंत्र और स्पष्ट आलोचना का वह मार्ग न चुना होता जिस पर कोई भी हमारी ओर से बिना किसी बाधा के चल सकता है। मैं समझती हूँ कि आलोचना किसी भी चीज़ के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है। हाँ, यह सच है कि सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकांश आलोचना सही तथ्यों पर आधारित नहीं है और वह हमेशा ही निष्पक्ष आलोचना नहीं रही है। हम यह न समझें कि जो लोग यह सब लांछन लगाते हैं वे नहीं जानते कि वास्तविकता क्या है। वे निश्चय ही जानते हैं। उन्हें मालूम है कि सच्चाई क्या है और फिर भी जब उन्हें सही स्थिति की जानकारी दी जाती है तब भी वे जानबूझकर लांछन लगाते रहते हैं। इसलिए हमें इस पूरी समस्या को सही परिप्रेक्ष्य में रखकर देखना होगा। सार्वजनिक क्षेत्र की आलोचना क्यों की जाती है? हमारे द्वारा प्रयुक्त कुछ शब्दों की आलोचना क्यों की जाती है? इसलिए नहीं कि कोई चीज़ अपने आप में गलत है, बल्कि इसलिए कि वह किसी ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति का प्रतीक है जो बहुत ही
विशाल है। इसलिए आलोचना कोई विशेष व्यक्ति या वस्तु की न होकर कहीं बड़े इरादे से होती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से कोई भी उस बड़े इरादे को सामने नहीं रखना चाहता। कोई भी खुलकर यह नहीं कह सकता कि हम असमानता को दूर करने के विरुद्ध हैं। कोई भी यह साफ नहीं कह सकता कि समाजवाद का जो व्यापक अभिप्राय है हम उसके विरुद्ध हैं। इसलिए आलोचकों को कोई और निशाना ढूंढना होता है। उन्हें ऐसे तरीकों की खोज करनी होती है जिससे वे जनता का ध्यान बड़े बड़े उद्देश्यों से हटा सकें। इसलिए जहाँ यह बहुत ज़रूरी है कि हम श्रमिकों तथा अन्य लोगों के लिए इस प्रकार के शैक्षिक मंचों का आयोजन करें, वहीं हमें उस शिक्षा को कहीं ज़्यादा व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। इन विशिष्ट समस्याओं के बारे में जानकारी अवश्य दी जाए और देश की भलाई के परिप्रेक्ष्य में देनी होगी। महोदय, हमारे राष्ट्रपति ने इस सम्मेलन को भेजे गए अपने संदेश में कहा है कि उन्हें इसके आयोजन पर बड़ी प्रसन्नता है। मैं उस संदेश का अंतिम पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। राष्ट्रपति ने कहा है, हम आज अपने समाज को नया रूप देने के काम में लगे हैं। सरकार को आर्थिक विकास के क्षेत्र में प्रमुख योगदान देना होगा। अपेक्षाकृत उसे कमज़ोर वर्ग के लोगों की रक्षा करने तथा सामाजिक न्याय से संयुक्त आर्थिक प्रगति के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए सामंजस्य रखकर काम करना होगा। हम जो कुछ भी करें वह संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के दायरे में किया जाना चाहिए। संविधान में यह निर्दिष्ट है कि समाज के साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण ऐसे ढंग से होना चाहिए जिससे सभी का हित हो और आर्थिक प्रणाली ऐसे ढंग से काम ना करे कि धन और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण होने लगे, जिससे सामान्य हितों को हानि पहुँचे। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगी कि इस प्रयास के लिए मैं अपना आशीर्वाद देती हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि यह कदम उठाया गया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है और ऐसे सम्मेलन बार बार होने चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र से संबद्ध विभिन्न श्रेणियों के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि वे मिल बैठकर विचार करें और स्पष्ट समझाएं कि हमारा इस घोषणा से क्या अभिप्राय है कि हम समाजवाद चाहते हैं तथा इसे लाने के लिए अपने ठोस सुझाव दें। कुछ सुझाव आप भी
कुछ सुझाव आए भी हैं। आप जैसे जैसे किसी समस्या पर गहराई से विचार करते हैं, वैसे वैसे आप प्रगति करते जाते हैं और अन्य अनेक सुझाव सामने आते हैं। मैं समझती हूँ कि यह सत्य है कि हमने सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण बहुत अच्छे इरादे से आरंभ किया था और सार्वजनिक क्षेत्र ने काफ़ी कुछ उपलब्ध भी किया है। फिर भी हमने कुल मिलाकर उसका निर्माण पुराने तत्कालीन निजी क्षेत्र के नमूने पर किया था। इसके कारण उसके विकास में बाधा पड़ी है। नए विचारों का मार्ग अवरुद्ध हुआ है। नए अन्वेषणों की भावना विकसित नहीं हो पाई है और लगातार परिवर्तन व प्रगति की प्रेरणा काम नहीं कर सकती, जिसके बिना इस बदलते विश्व के साथ कदम मिलाकर चल सकना संभव नहीं है। अभी अभी कहा गया कि अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं। यह एकदम सही है, लेकिन प्रत्येक निर्णय के पीछे मुट्ठी भर लोगों के प्रति नहीं, बल्कि इतनी व्यापक जनता की भलाई के लिए प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि उस निर्णय को प्रभावशाली रूप से कार्यान्वित किया जा सके। उसे सही ढंग के साधनों और संगठनों का भी सहारा मिलना चाहिए। हमारे यहाँ उन सब का अभाव है। फिर भी यहाँ भावात्मक प्रतिबद्धता बहुत पाई जाती है, लेकिन यह शायद ऐसी नहीं कि जो समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सक्षम है। उसके लिए इच्छा और भावना तो पाई जाती है और मैं समझती हूँ कि हमें कोशिश करके सही ढंग की प्रतिबद्धता अपनानी चाहिए। यह हमारी डिक्टेशन किताब के आधार पर 1000 शब्द हैं, समाप्त हो गई है। सभी जो भी गूगल मीट के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं जुड़कर। कुछ छात्रों की डिमांड के आधार पर क्लास का समय कुछ दिन के लिए सर्दियों में 9 बजे का किया जाएगा, लेकिन आज और कल की क्लास अपने निर्धारित समय पर ही होगी।